वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आरो यारो पॉलिटी की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। अब देखो यार, ये सीरीज आपका आरो यारो के लिए तो है ही, साथ में आप अगर यूपी पीसीएस 2025 प्री की तैयारी कर रहे हो ना, ठीक है, तो ये सीरीज यूपी पीसीएस के लिए भी है। मतलब आरो यारो यूपी पीसीएस दोनों के लिए आपका पॉलिटी अच्छे से तैयार होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ में सीरीज चल रही है पॉलिटी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो फॉलो करते रहा करिए, ठीक है। और सीएस का हमारा पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो गया आरो यारो का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। अब देखो 41st वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ये आपका पंचायती राज को लेके है, ठीक है। अब इसमें बात हो रही है, अच्छा आपका पंचायती राज जब आपका एक्ट आया तो उसमें आपका महिलाओं के लिए जो है प्रावधान करा गया कि उनको रिजर्वेशन मिलेगा आपके पंचायतों में, ठीक है। इसी संदर्भ में क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो जो प्रावधान है ना, ये संविधान के आपके आर्टिकल 243D3 में था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो रिजर्वेशन दे रखा है महिलाओं को पंचायती राज में, तो वो कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल 243D, ये चीज ध्यान रखना। और फिर क्या बोला जा रहा है, ये आरक्षण जब आपका आर्टिकल 334 समाप्त हो जाएगा तब ये आपका प्रभावी नहीं रहेगा, ये आरक्षण। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहली चीज तो ये समझो, जो आपका आर्टिकल 334 है ना, ये रिलेटेड है आपके महिलाओं के आरक्षण से लेकर रिलेटेड नहीं है। ये रिलेटेड है आपका शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिल रखा है आपके लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में भी रिजर्वेशन है और जो आपकी विधानसभा में रिजर्वेशन है, ठीक है, जो आरक्षण जो आपकी सीटें आरक्षित रहती हैं। तो आर्टिकल 334 उसको लेकर डील करता है, महिलाओं से आपका डील ही नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ए वाला हो जाएगा, ठीक है, ए वाला, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो है ना वही सही है आपका। फिर आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के 73rd जो संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 73rd जो संशोधन हुआ था आपका, ये है आपका पंचायतों को लेके। तो 73rd आपका पंचायतों को लेके है। अब इसमें बोला क्या जा रहा है, पहला स्टेटमेंट है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, तो बिल्कुल सही है, संवैधानिक इसको आपका एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन भी मिल गया था, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, तो ये गलत है। जो आपका नगर पालिकाएं थी ना, जो आपकी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, ठीक है, ये आपका 74 जो आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 74 वाला, ठीक है, उसमें इसके बारे में बात की गई है। लेकिन यहाँ तो आपका 73 संविधान संशोधन 73rd की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका सी वाला, ठीक है। केवल एक ही स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है, ठीक, समझ में आ रहा है ना। फिर आइए, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है, जो इमरजेंसी लगती है। तो जो नहीं हो सकता वो है आपका डी वाला, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। देखो हमारे देश में कई बार आपका नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, जैसे 1962 के युद्ध में लगी थी इंडिया चाइना का, 1965 में लगी थी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, फिर 1971 में लगी थी। सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी आपकी रही थी इमरजेंसी को लेके वो थी 1975 में, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी आपका आंतरिक अशांति को लेके, तब ये प्रावधान हुआ करता था। इसको लेके काफी जो है आपका बवाल भी मचा था। जो 62, 65 और 71 की इमरजेंसी थी, ये आपका युद्ध को लेके था, एक्सटर्नल एग्रेशन को लेके, क्योंकि युद्ध हो रखा है। सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूट रहा है वो 1975। इसीलिए फिर बाद में जब सरकार बदली तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया आपका, जिससे आंतरिक अशांति को हटा दिया गया था। तो इस समय पे तीन ही प्रावधान है इमरजेंसी लगाने के, नेशनल इमरजेंसी, एक है आपका युद्ध, एक है आपका बाहरी आक्रमण और एक है आपका सशस्त्र विद्रोह, मतलब देश में लोग जो है हथियार लेके विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है। आगे आइए देखिए, संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ये बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो लोकसभा को लेके आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये गलत है। ये करते हैं लेकिन आपका प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है इसमें, ठीक है, प्लेजर ऑफ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। प्रैक्टिकल में तो प्राइम मिनिस्टर का ही हिसाब से वो हटाए जा सकते हैं, लेकिन ऑन पेपर जो आपका आर्टिकल में लिखा हुआ है वो राष्ट्रपति लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर आपका कौन से वाला होगा, वो होगा ए वाला। खाली पहला स्टेटमेंट जो है ना वही सही है आपका, ठीक है।
फिर आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति को लेकर बात हो रही है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहर्त है, मतलब एलिजिबल है। बिल्कुल सही है, जब आप राज्यसभा के इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हो तभी आप उपराष्ट्रपति के लिए भी एलिजिबल है। बिल्कुल बात सही। ये इसलिए करा जाता है क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो सीधा सीधा चेयरमैन बन जाएगा, मतलब स्पीकर बन जाएगा आपके राज्यसभा का। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका सही एक्सप्लेनेशन भी लग रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ए हो जाएगा भैया। आगे देखते हैं, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय थे, इनकी स्थापना कब हुई है? तो ये हुआ आपका 1861 में। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन था। फिर देखते हैं, भारतीय संविधान आपका भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? मतलब जो संविधान है हमारा वो हिंदी में भी जो है अब लिखा जाएगा। ठीक है, और हिंदी को भी आपका अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माना जाएगा, मतलब उससे भी हम जो है प्रावधान को क्या कहते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये कौन से आपके संशोधन में हुआ है? ये हुआ है 50 ईयर्स जो संशोधन था 1987 को लेके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बच्चे ये वाले जो टॉपिक है ना इसको छोड़ देते हो, इससे क्वेश्चन आ जाता है आपका। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो भैया ये तो आसान क्वेश्चन है, ये है आपके 11। आर्टिकल 51 है, उसके तहत आपके फंडामेंटल ड्यूटी दे रखी हैं। संविधान जब बना था तब नहीं थी, बाद में इसको जोड़ा गया था। फिर आइए, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसके बारे में बात हो रहा है। इसमें आपका कैसे सदस्य होते हैं? तो जो आपकी लोक लेखा समिति है, इसमें करेक्ट आंसर होगा बी वाला। लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 17, तो टोटल आपके 22 सदस्य हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आइए, द फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट गवर्नमेंट, पहली बार केरला में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो कब आई? तो भैया ये आई है हमारे 1957 में। ठीक है, अभी भी केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही रहती है आपकी। ठीक है, वही चुनाव जीत के आते हैं। फिर देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आपका जो इनकी टिप्पणी है पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? जो इनकी रिपोर्ट है ना उस पर कौन जो है आपका एक्शन ले सकता है? तो ये लेंगे आपके संसद ही लेगा। ठीक है, कौन? संसद। कैग के बारे में बात हो रही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनका मेन काम यही होता है कि जो खर्चा सरकार कर रही है उसको ऑडिट करना, कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं कर दिया, ये मेन काम होता है इनका। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति किसके पास है? तो ये तो संसद के पास है। संसद ही आपका नए राज्य बना सकती है और किसी राज्य से नया राज्य निकाल भी सकती है। जैसे उत्तराखंड जो है आपका उत्तर प्रदेश से ही तो निकला है। ठीक है, फिर आइए, राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है? तो ये आंसर है 14 दिन। देखो, मनी बिल की अगर बात करें ना तो राज्यसभा के पास में आप समझिए बिल्कुल भी शक्ति नहीं होती है। सिर्फ जो ऑर्डिनरी बिल है या संविधान संशोधन बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें बराबर से शक्ति है राज्यसभा के पास, मनी बिल में बिल्कुल नहीं है। 14 दिनों में भैया अपने बताना होता है, वरना उससे कोई मतलब होगा नहीं कि राज्यसभा ने क्या बताया क्या नहीं, पास हो ही जाएगा वो। फिर देखो, अच्छा ये क्वेश्चन जो है हल्का सा मिसप्रिंट है। ठीक है, पहले क्वेश्चन था तो डेटा चेंज हो गया है काफी। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, जो स्टेट कंटिजेंसी फंड होता है, आकस्मिक निधि। देखो, कंटिजेंसी फंड क्या होता है? मान लो एकदम से कोई इमरजेंसी आ गई, बाढ़ आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, भूकंप आ गया, उस समय पे जो पैसा चाहिए, तो भैया क्या फिर से पूरा पास करवाओगे क्या? विधानसभा से पास थोड़ा ना कराएंगे हम लोग बजट। उस समय मुख्यमंत्री को तुरंत जो है अपना वो देना होगा, पैसा किसी को देना रहेगा। राज्य की जो आकस्मिक निधि है तो इसको मेंटेन कौन करता है? तो ये है राज्य का जो विधानमंडल होता है, लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। अब उत्तर प्रदेश में तो आपके दोनों है, विधानसभा भी विधान परिषद भी है। ठीक है, सिर्फ 6 राज्यों में कौन कौन से ध्यान रखना, कौन से एक बार पता है या नहीं पता है? ठीक है, एक बार अपने मन में रिवाइज कर लो। फिर आगे देखते हैं, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? जैसे अपना यूपीपीएससी ऐसे समझो, इसके कार्यों को अगर मान लो सही से काम नहीं कर रहा, बहुत बवाल हो रहा है, तो यूपीएससी को अगर देना है तो कौन दे सकता है? किसके अनुमोदन पे, आपके किसके अप्रूवल के साथ में ये दिया जाएगा यूपीएससी को इसके फंक्शंस? तो ये दिया जाता है आपके राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल को लेकर क्वेश्चन हो रहा है, भारत के महान्यायवादी
ये आपका सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का जो केस लड़ते हैं उनको अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी बोला जाता है। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है, मतलब सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज में, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बोला जा रहा संसद के सदन का सदस्य, तो ये तो भैया सही नहीं है, आपको इनको सदस्य होना जरूरी नहीं है। ठीक है, और फिर हटाया कैसे जा सकता है, महाभियोग द्वारा, गलत है। प्रेसिडेंट ऐसे भी हटा सकते हैं, कोई मतलब कोई बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है इनके लिए। तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला दूसरा ही सही लग रहा है, ए वाला होगा, क्यों। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। ठीक है, 5 आपके आर्टिकल्स दे रखे हैं, तो कौन से आर्टिकल्स हैं वो, ये है आर्टिकल 14 से 18 बी वाला। ठीक है, 5 आर्टिकल दे रखे हैं। आगे देखते हैं भैया, फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से ली है, मौलिक अधिकार, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ये यूएसए से लिया हुआ है हमने। ठीक, फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया। देखो डीपीएसपी है ना हमारे संविधान में। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं कैसे सरकार को फंक्शन करना चाहिए, बाध्यकारी नहीं होते हैं, मतलब एनफोर्सेबल कोई ऐसा नहीं है, बस सरकार के प्रेरणा के लिए कि जैसे मान लो शराब बंद करनी है, ये लिखा हुआ है, लेकिन बंद तो नहीं हो रही ना आपकी, तो ऐसा कौन सा डीपीएसपी है जो संविधान के बाद में उसे जोड़ा गया, तो ये है आपका मुफ्त कानूनी सलाह, इनमें से फ्री लीगल एडवाइस, मतलब अगर गरीब है और पैसा नहीं है तो उसको मुफ्त कानूनी सलाह जो है मिलनी चाहिए किसी भी इंसान को। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है उसको भी देखते रहना, पॉलिटी भी चल रही है, कोई और सीरीज अगर चाहते हो तो वह कमेंट बॉक्स में बताना, साथ में यही वीडियो भी खत्म करते हैं। और यूपी पीसीएस आरओ की टेस्ट सीरीज लेने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। तो यही वीडियो खत्म कर रहे हैं, नमस्कार।